पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी का मिसयूज़ कर रही है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रही है। भला क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया ग्लोबली कुछ इतना बड़ा करने जा रहा हो और हमारा पड़ोसी देश वहाँ पे चुपचाप बैठ जाए? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। इन सब कंट्रीज़ को सिर्फ अपने देश और अपनी इकोनॉमी से ही मतलब था, लेकिन तभी साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने ये मानो कि अमेरिका के रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। इंडियन टेरिटरी के अंदर जो जम्मू कश्मीर आता है वहाँ पे हालत काफ़ी ख़राब है। गवर्नमेंट वहाँ के लोगों की मदद नहीं करती, इवन आर्मी के जवानों ने तो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को नरक बना के रखा हुआ है। G20 होस्ट करके हमारे देश का आखिर कौन सा विकास हो जाएगा? ऐसे सवाल है उन लोगों के जिन्हें G20 की फुल फॉर्म के अलावा और कुछ भी नहीं पता। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर G20 हमारे देश और इस पूरी दुनिया के लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आखिर कैसे सिर्फ 7 कंट्री से शुरू होने वाला G7 G20 बन गया। आखिर है क्या ये G20? Crisis after another, and it often seemed as if the news could only get worse. I think this is the most significant financial crisis in the post-war देखिए, G20 में G का मतलब है ग्रुप और 20 का मतलब है 20 मेंबर्स जो कि इस ग्रुप का हिस्सा है। और बचा हुआ जो एक देश है वो कोई कंट्री नहीं बल्कि वो मेंबर है यूरोपियन यूनियन। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं तो आप स्क्रीन को पॉज कर सभी देशों के नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 20 कंट्रीज़ पूरी दुनिया की 60% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में जो ट्रेड यानी कि बिजनेस होता है उसका 75% ट्रेड यही देश करते हैं। इवन अगर आप पूरी दुनिया की जीडीपी का टोटल करोगे तो उसमें से 85% जीडीपी इन सभी देशों की होगी। तो अभी यहाँ तक का वीडियो देख के आप लोगों को एक बात तो ज़रूर समझ आ गई होगी कि G20 के मेंबर्स सिर्फ कोई फॉरेन गेस्ट नहीं है जो इंडिया सिर्फ घूमने के लिए बुलाए जा रहे हैं। देखिए, दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंट कंट्री इंडिया रहेगी। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि आखिर इंडिया ही क्यों? क्या वर्ल्ड लेवल पर इस बार इंडिया ने इतना ज़्यादा अच्छा काम कर दिखाया है जिसकी वजह से G20 ने इस बार अपनी प्रेसिडेंट कंट्री इंडिया को चुना है? और अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली G20 एक रोटेशन सिस्टम को फॉलो करता है, जिसका मतलब ये है कि हर देश को एक बार प्रेसिडेंसी ज़रूर दी जाएगी जो कि इस ग्रुप का हिस्सा है। और देखिए, अभी आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंट कंट्री कौन सी होगी, इसका फैसला कौन करेगा? वेल, ये चीज़ भी अपने आप में काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी बेसिकली 3 देशों की होती है। पहला है पास्ट प्रेसिडेंट जो कि लास्ट टाइम इंडोनेशिया था, दूसरा है प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो कि अभी के समय में इंडिया है, और तीसरा है फ्यूचर प्रेसिडेंट जो कि आने वाले समय में ब्राज़ील होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो सवाल हम लोगों के दिमाग में है वो ये घूम रहा होगा कि एक कॉमन मैन की लाइफ पर इस G20 का क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वेल, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आई मीन पास्ट में। देखिए, G20 शुरू से G20 नहीं था, पहले ये सिर्फ G7 हुआ करता था, जिसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 7 कंट्रीज़ ही थी और इन 7 कंट्रीज़ में भी ज़्यादातर डेवलप्ड नेशन ही थे। बट वो कहते हैं ना कि जंगल में बहुत सारे शेर होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने आप को ही जंगल का राजा मानकर बैठे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और G7 के इन सभी कंट्रीज़ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि इन सब कंट्रीज़ को सिर्फ अपने देश और अपनी इकोनॉमी से ही मतलब था। लेकिन तभी साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने ये मानो कि अमेरिका के रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। और कहने को तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ अमेरिका में आया था, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर ऐसे फैल गया जैसे सुनामी की लहर बसे हुए गाँव और शहरों तक पहुँची जाती है। और ठीक इसी तरह 1997 में भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो शुरू तो सिर्फ थाईलैंड से हुआ था, लेकिन फिर बाद में पूरा साउथ ईस्ट एशिया उसके रडार में आ गया। और इस 1997 के क्राइसिस को देख के वर्ल्ड के पावरफुल लीडर्स को लगा कि उन्हें अब एकजुट होकर रहना ही पड़ेगा। और फाइनली सितंबर 1999 में बना G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। लेकिन इस ग्रुप ऑफ 7 के लीडर्स को ये बात बहुत ही जल्दी समझ आ गई कि दुनिया के बाकी देशों के साथ भी कोऑपरेट करना ज़रूरी है, क्योंकि 2008 में दुनिया ने फिर से एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस को देख के सभी लीडर्स को ये बात बहुत ही जल्दी समझ
समझ आ गई कि हम सभी लोगों को एकजुट होकर रहना ही पड़ेगा। और फाइनली ग्रुप ऑफ 7 बन गया ग्रुप ऑफ 20, यानी कि G7 बन गया G20। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर G20 में होता क्या है। तो देखिए, G20 में बेसिकली 2 मेन टास्क होते हैं। पहला है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक्स। और अगर आप कभी ऊंचे पहाड़ों पर घूमने गए होंगे तो आपने शेरपास को ज़रूर देखा होगा, जो हम लोगों को गाइड करते हैं। यहीं पर अगर फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर और अलग अलग देश के सेंट्रल बैंक मिलकर डिफरेंट पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और अगर आप लोग फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक्स के फंक्शंस को जानना चाहते हैं तो स्क्रीन की राइट साइड पर आप लोगों को फाइनेंशियल ट्रैक के फंक्शन दिख रहे होंगे और स्क्रीन की दूसरी साइड पर आप लोगों को शेरपा ट्रैक्स के फंक्शन दिख रहे होंगे। देखिए, अभी यहाँ तक की वीडियो में हमने जाना कि G20 क्या होता है और G20 की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के बाद, यानी कि इस प्रेसिडेंसी को होस्ट करने के बाद हम लोगों को कौन कौन से चैलेंजेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा और इसी के साथ हम लोगों को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, G20 की प्रेसिडेंसी मिलने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो इंडिया को होगा वो ये हो सकता है कि दुनिया के बाकी देशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि एज अ प्रेसिडेंट कंट्री इंडिया को कुछ राइट्स भी मिले हैं। और उसमें सबसे बेनिफिशियल जो राइट है वो ये है कि हम ऐसी किसी भी कंट्री को इनवाइट कर सकते हैं जो G20 का हिस्सा है भी नहीं। अभी आप लोग इस बात को सोचकर देखिए कि अगर हम अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर ऐसी किसी भी कंट्री को इनवाइट करते हैं जो G20 का हिस्सा है भी नहीं, तो उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन और कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एंड गेस व्हाट, हमने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से फ़ायदा भी उठाया है। इंडिया ने G20 की मीटिंग में कई सारे देशों को इनवाइट किया है, जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE। देखिए, आप मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इंडिया की इमेज आज भी पिछड़े हुए देश की है। लेकिन G20 हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये साबित करने के लिए कि 1947 वाला इंडिया अब पूरा बदल चुका है। जिस कंट्री को फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लूट के कंगाल कर दिया था, आज वो कंट्री इतनी कैपेबल हो गई है कि उसकी GDP वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आती है। यहीं पर अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो आज इंडिया मिलिट्री पावर में दुनिया में 4थे नंबर पर आता है। ये तो बात करी हमने हमारे लेटेस्ट सिनेरियो के बारे में। अब ज़रा सालों पुराने सिनेरियो की भी एक बार बात कर ही लेते हैं। भला क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया ग्लोबली कुछ इतना बड़ा करने जा रहा हो और हमारा पड़ोसी देश वहाँ पे चुपचाप बैठ जाए? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। देखिए, बात है 22 मई से लेकर 24 मई तक की, जब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की मीटिंग हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि अगर जम्मू कश्मीर में इंडिया की ओर से थोड़ी सी भी मूवमेंट हो तो पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है। तो जब इंडिया इतना बड़ा मीटअप श्रीनगर में करने जा रहा था तो पाकिस्तान भला कैसे चुप बैठ सकता था? और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी का मिसयूज़ कर रही है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि 2019 से पहले एक स्पेशल कैटेगरी में आता था। और इसके अलावा पाकिस्तान ने चाइना, सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे अपनी एलाइज कंट्रीज से कहा कि वो भी उसका साथ दें और G20 के समिट को इंडिया में ना होने दें। बट पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था कि मीटिंग सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में शेड्यूल की गई है और जम्मू कश्मीर में मीटिंग को शेड्यूल करना एक न्यूट्रल डिसीजन है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर जम्मू कश्मीर में मीटिंग हो रही है तो भला इसमें पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, इसको अगर हम पॉलिटिकल व्यू से देखें तो पाकिस्तान कई सालों से पूरी दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर जो जम्मू कश्मीर आता है वहाँ पे हालत काफ़ी ख़राब है। गवर्नमेंट वहाँ के लोगों की मदद नहीं करती, इवन आर्मी के जवानों ने तो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को नरक बना के रखा हुआ है। और पाकिस्तान ये काम कई सालों से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत अच्छे से कर रहा है। तो अभी आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या कभी आपने G20 के बारे में इतना सोचा था, और क्या G20 की प्रेसिडेंसी मिलने से भारत को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं? आप लोगों की ओपिनियन मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहूँगी।